अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का पूरी बुक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर चैप्टर 1 है, क्योंकि इसमें से 8 नंबर का तो एक लॉन्ग आना है, फिर एमसीक्यूज़ आने हैं, शॉर्ट आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटा, मैंने इस चैप्टर पे जितनी मेहनत की है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका ये चैप्टर ऐसे तैयार किया है। इसमें एक्सरसाइज के शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कंप्लीट का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। बेटा, अगर आपने ये चैप्टर पहले भी याद किया हुआ है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर सुन लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है ना कि आपका क्वेश्चन पूरे चैप्टर से कहीं भी आ जाए तो आप कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको ये फ्री नोट्स दूंगा। आप कहेंगे सर नोट्स तो हमारे पास मौजूद हैं, आप क्या देंगे? बेटा, आपके पास ऐसे नोट्स कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे पता है कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मसला क्या होता है, आप पहले शॉर्ट करोगे 10 पेज के, फिर लॉन्ग करोगे 10 पेज के। मैंने इस वीडियो में भी और इन नोट्स में क्या किया है कि जो शॉर्ट बनते हैं ना, मसलन मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अब ये 3 शॉर्ट बन रहे हैं, ये मिल के एक लॉन्ग बना रहा है, ठीक है। इसी तरह ये 4-5 शॉर्ट बना रहे हैं, ये शॉर्ट हैं सारे, मिल के ये एक लॉन्ग बना रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि मैंने इन नोट्स में इस तरह सारे का सारा बुक का डाटा इकट्ठा कर दिया है। ना आपका कोई एमसीक्यूज इसमें से बचेगा, ना शॉर्ट ना लॉन्ग। मतलब यही पेज हैं आपने जो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए करने हैं। डन होगी बात। अच्छा, यहाँ फिर एक और बात है। बाज़ बच्चे कहेंगे सर हम तो बुक पे आदी हैं, बुक पे करने के। मैंने इस वीडियो में बुक पे भी मार्क करवाया है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक एक लॉन्ग बन रहा है, और साथ साथ नोट से भी करवाया है। तो नोट से मैंने इसलिए कि मैंने एक तो चीज़ों को आसान किया ज़रा, दूसरा फिर 8 नंबर का लॉन्ग है। 8 नंबर के लॉन्ग में हेडिंग कैसे होनी चाहिए, ये हेडिंग होनी चाहिए, फर्दर क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं नोट से करता हूँ, बुक से करता हूँ, तो मैंने बुक पे भी मार्क करवाया, ठीक है, कि ये लॉन्ग बन रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि अगर आप ये वीडियो कर लेंगे तो चैप्टर 1 का कंप्लीट आपका डन हो जाएगा, शॉर्ट, एमसीक्यूज, लॉन्ग। और ये फ्री पीडीएफ नोट्स आपने कैसे डाउनलोड करने हैं उसका भी मैं बताता हूँ कैसे करने हैं। बेटा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, कंप्यूटर वाले तक, ताकि कंप्यूटर के जो बच्चे परेशान हैं उनके लिए काम इजी हो जाए। जब ये एक चैप्टर, ये ऐसा चैप्टर है जो आपको पास करवा सकता है, तो हर बच्चे को ये वीडियो शेयर करें। बेटा, जो मैं नोट्स बता रहा था कि आपने डाउनलोड कैसे करने हैं, तो आपने, ये हमारी लास्ट ऑफ स्टडी की वेबसाइट है। यहाँ से बेटा, इस पे ये मैंने पहले कमेंट में पिन कर दिए हैं इसका लिंक, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। ये स्मार्ट सिलेबस के हैं, बाकी भी सब्जेक्ट के स्मार्ट सिलेबस के अपलोड कर रहे हैं, ये कंप्यूटर के हैं। तो इस पे क्लिक करें और ये डाउनलोड करके, इनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पास रख लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा सुनने से। सिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। भाई बहुत आसान है। सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब देखें, आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो वो एक मोबाइल सिस्टम है। आपके ख्याल में उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं? मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, मोबाइल का सर्किट बोर्ड होता है, मोबाइल की स्क्रीन होती है, मोबाइल की बॉडी होती है। तो आप यूँ समझ लें कि अगर मोबाइल एक सिस्टम है, तो ये जो इसका सर्किट बोर्ड, उसकी बैटरी, उसकी टच स्क्रीन, उसकी बॉडी, ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट हैं। ये सारे मिल के काम करेंगे तो ये सिस्टम सही तरह काम करेगा। मसलन आपकी बैटरी ख़राब हो जाए, एक कंपोनेंट खराब हो गया सिस्टम का, तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो बेटा, यही तो सिस्टम की डेफिनेशन है कि मोबाइल, असल में जो सिस्टम होता है वो ग्रुप ऑफ कंपोनेंट है। अब देखिए, ये डिफरेंट कंपोनेंट का एक ग्रुप है, जो जिसको हम मोबाइल कह रहे हैं। उसमें बैटरी है, मोबाइल की बॉडी है, सर्किट बोर्ड है, टच स्क्रीन है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट मिलके एक सिस्टम बना देते हैं, इसको हम सिस्टम कहते हैं। तो अब दोबारा वर्डिंग पढ़ेंगे, आसान लग जाएगी। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट।
कंपोनेंट, देखें ग्रुप ऑफ के आपस में ये रिलेटेड है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर, सब मिलके काम करते हैं। मसलन बैटरी एनर्जी दे रही है, टच स्क्रीन आपको शो करवा रही है, सर्किट बोर्ड उसकी प्रोसेसिंग कर रही है, तो सारे मिलके ये काम करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे अब मोबाइल का एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मोबाइल के सारे कंपोनेंट जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं और इकट्ठा मिलके काम करते हैं, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। डन होगी बात। ऑल द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, भाई सीधी सी बात है, ये देखिए जितने भी कंपोनेंट हैं सिस्टम के वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, मिले होते हैं, जुड़े होते हैं, भाई तभी तो चलेगा। आप बैटरी बाहर निकाल के रख दो, आप कहो जी ये तो कंपोनेंट है, वो भाई जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा ही नहीं। तो ये मतलब होता है कि ऑल द पार्ट ऑफ कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड ईच कंपोनेंट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब है बैटरी का काम अपना है, मोबाइल टच स्क्रीन का अपना काम है, हर कंपोनेंट का अपना अपना टास्क होता है, स्पेसिफिक खास काम होता है जो वो परफॉर्म करता है। मेरे ख्याल में बेटा सिस्टम की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। मैं इसको समराइज करता हूँ, फिर आप याद कर लीजिएगा। सिस्टम क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ऑल द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, ये तमाम कंपोनेंट आपस में मिले होते हैं और हर कंपोनेंट कोई ना कोई काम करता है। क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है अ सिस्टम दैट कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये आपने सेंटेंस पढ़ लिया, मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब एक तो हमें नाम से पता चल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन पे काम करता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन हो, उसको उसका स्टोर हो, प्रोसेस करना हो या उसको शेयर करना हो। मिसाल के तौर पे आपने गूगल की होंगी चीज़ें, आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो गूगल आप कह सकते हैं कि गूगल एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। गूगल ने बहुत ज़्यादा डाटा अपने पास कलेक्ट किया हुआ है, तो जब आप उस डाटा को सर्च करते हैं, जैसे आप नोट्स ढूंढ रहे हैं, लास्ट ऑफ स्टडी लिखते हैं, तो गूगल के पास ये वेबसाइट लास्ट ऑफ स्टडी मौजूद है। तो जब आप ये सर्च करते हैं तो गूगल के पास ये डाटा स्टोर था, तो ये आपके साथ शेयर कर देता है। तो गूगल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, तो अब अगर इस नज़र से हम इसको पढ़ें, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कलेक्ट डाटा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कलेक्ट मतलब उसने मुझसे मेरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, अपने पास स्टोर की है, फिर उसको प्रोसेस किया, उसको सीधा पतरा किया, सीधा किया, फिर वो आपके साथ शेयर भी कर देता है। इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। इट हेल्प्स पीपल टू परफॉर्म वेरियस टास्क क्विकली एंड ईजिली। आप क्विकली आप गूगल करें और फ़ौरन से चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन सिस्टम की समझ आ गई होगी बेटा आपको कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको स्टोर कर लेता है अपने पास, उसकी तरतीब करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर जिसको चाहिए होता है उसके साथ वो शेयर कर देता है। जैसे ये इसने शेयर कर दिया, तो इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय सिस्टम थ्योरी। अब सिस्टम थ्योरी क्या होती है? अब बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है क्योंकि पहले इस तरह का टॉपिक था तो ये बोर्ड में आता था। अब सिस्टम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट कंपोनेंट आर ऑफ अ सिस्टम वर्क टुगेदर। ये यानी इस डेफिनेशन की ये वाली जो मैंने हाईलाइट की है लाइन, ये इसकी जान है कि सिस्टम थ्योरी में हम ये समझते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं एक सिस्टम के, वो काम कैसे करते हैं। मसलन मैं सीख रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग कि टच स्क्रीन कैसे काम करता है, बैटरी कैसे काम, तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम कैसे काम करते हैं, इस चीज़ की स्टडी जो है वो कहलाती है सिस्टम थ्योरी। ठीक है, सिस्टम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम वर्क टुगेदर। सारे ये कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, क्यों, अच्छा हम इसको स्टडी क्यों करते हैं? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आप सिस्टम थ्योरी क्यों पढ़ते हो या मोबाइल रिपेयरिंग आपने क्यों सीखी है, भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आपस में कनेक्ट कैसे हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंड कैसे होते हैं और वो काम कैसे करते हैं, तो ये सिस्टम थ्योरी होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में सिस्टम थ्योरी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम थ्योरी
हमें ये समझने में मदद देती है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं और वो किस तरह एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कि क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। ये बेटा एग्जैक्ट एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देखिए, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव, इन्वायरमेंट, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ सिस्टम। चलिए जी बेटा, अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वैसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उसने क्या क्या पूछा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम पूछा है, उसके कंपोनेंट पूछे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, एनवायरनमेंट पूछा है और उसकी कम्युनिकेशन के जो सिस्टम है वो पूछा है। तो ये 5-6 शॉर्ट हमने बताने हैं, इसमें हमारा लॉन्ग भी हो जाएगा और शॉर्ट भी। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम होता असल में क्या है? हम कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को किस तरह बयान किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो उस कम्युनिकेशन किस तरह करती है, ये, और उसका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट क्या है। इस तरह हम किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम का कोई ना कोई काम होता है, एक इन्वायरमेंट में रह के सिस्टम का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो कैसे अचीव होता है जब सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट आपस में काम करके, आपस में कम्युनिकेट करके वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। अच्छा बेटा, सिस्टम जैसे अब यहाँ एग्जांपल दी हुई है थर्मोस्टेट की, या ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है। 3 एग्जांपल दी हुई हैं। अभी यहाँ क्योंकि आगे बढ़ने लगे, मैं छोटा सा इसका, ये तो वर्डिंग हो गई ना जो बुक की है, मैं आपको इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सिस्टम का। सिस्टम क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे खुराक हजम हो जाती है आपकी। अब उसमें मैदा है, ज़ुबान है, आपका मुंह है, नालियां हैं, आंतें हैं। अब ये एक सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह आपका एसी चल रहा है घर में। अब एसी का क्या है, एसी में मुख्तलिफ कंप्रेसर लगा हुआ है, उसके और चीज़ें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। तो ये सिस्टम की कोई भी चीज़ जो कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रही है वो सिस्टम है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है, सिस्टम है। थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, सिस्टम है। डन हो गए बेटा। अब आ जाए जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट मिलके एक लॉन्ग बना देंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं सिस्टम के, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम क्या होते हैं भाई? देखें, अभी हमने बात की कि कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम। मसलन अब अगर हम मान लें कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक सिस्टम है, तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? इसकी आंतें, मैदा, ज़ुबान, मुंह, ये इसके कंपोनेंट हैं। इसी तरह आप मान लें आपका जो मोबाइल है ये एक सिस्टम है, तो उसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? बैटरी, स्क्रीन, उसका उसकी जो सिम, ये सारे उसके कंपोनेंट होंगे। तो असल में ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो मिल के सिस्टम को बनाते हैं। ईच कंपोनेंट प्ले अ स्पेसिफिक रोल। हर कंपोनेंट का कोई ना कोई काम होता है, वो कोई ना कोई काम परफॉर्म करती है। मसलन अगर मैं मान लूँ आपका मोबाइल एक सिस्टम है, तो बैटरी का क्या काम है? उसको एनर्जी देना, बिजली देना। स्क्रीन का क्या काम है? आपको शो करवाना। इसी तरह हर कंपोनेंट का कोई ना कोई काम होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट इज एसेंशियल। कहते हैं कि हर कंपोनेंट का कोई ना कोई रोल जो होता है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है, ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि जो इंटायर सिस्टम वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल सिस्टम कंपोनेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड प्रॉपरली सो द सिस्टम कैन फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव। इस लाइन का मतलब सिंपल है कि किसी भी सिस्टम का हर कंपोनेंट जो है वो एक प्रॉपर काम उसे करना चाहिए, ताकि हर कंपोनेंट सही काम करेगा तो ओवरऑल सिस्टम भी अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकेगा, काम कर सकेगा, ठीक है जी। ये अब देखिए, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अगर बोर्ड के पेपर में आता है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, तो ये हमने बताना है कि भाई कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इन कंपोनेंट को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, और सिस्टम को अपना मुकम्मल फंक्शन जो है वो स्मूथली, प्रॉपरली फुलफिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए हर हर कंपोनेंट का, जो सिस्टम का हर कंपोनेंट है वो स्मूथली काम करे, ठीक है। तभी वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। मतलब मोबाइल की सारी चीज़ें ठीक है, बैटरी ख़राब हो गई, ये काम नहीं करेगा, तो ये बात है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम को ये रट ले, आगे ये डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कंप्यूटर सिस्टम के ना बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। अब इन मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, तो
कीबोर्ड जिससे आप इनपुट देते हैं, डाटा एंटर करते हैं, ये इनपुट यूनिट है। फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उस पे काम करता है। तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो सीपीयू, और फिर आपके सामने उसकी आउटपुट शो कर देता है, वीडियो आपके सामने ला देता है, तो वो आउटपुट यूनिट है। ठीक है जी। तो ये कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज मेंट बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम? सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई? लफ्ज से ही पता चल रहा है कि हर सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर है, उसका कोई ना कोई पर्पज और गोल होता है। डेफिनेटली आपके मोबाइल का क्या पर्पज है? आपको कॉल करवा सके, आपको वीडियो दिखा सके। इसी तरह घर में आपके एसी लगा हुआ है या पंखा लगा हुआ है, उसका क्या पर्पज है? आपको कूलिंग फराहम करना। तो हर सिस्टम का कोई ना कोई गोल होता है जो मुकम्मल होना होता है, फुलफिल होना होता है। एनालाइजिंग सिस्टम ऑपरेशन रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। अगर हम किसी भी सिस्टम को एनालाइज करना चाहें, समझना चाहें, तो पहले हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, भाई इस सिस्टम का काम क्या है। अगर ये एसी है तो ये क्या काम करता है। ठीक है। दिस इंसाइट इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। इससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि ये सिस्टम कितना एफिशिएंट है, मतलब कितना प्रॉपरली ये काम करेगा और हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर का क्या काम होता है? डाटा को प्रोसेस करना और हमें इंफॉर्मेशन, यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये हमने एग्जांपल दे दी, आप इसकी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे द पर्पस ऑफ एयर कंडीशनर इज टू प्रोवाइड कूलिंग टू द इट्स इन्वायरमेंट। कोई भी दे दे, ये सिस्टम की हम एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें, इसमें वर्डिंग मैंने समझा दी है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर सिस्टम का कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई काम। आप सिंपल वर्डिंग में कह लें कि हर सिस्टम कोई ना कोई काम करता है। मोबाइल कॉल करवाता है, वीडियो दिखाता है, पंखा हवा देता है, तो हर सिस्टम का कोई ना कोई काम होता है। वो जो उसका काम, उसका गोल, पर्पस जो होता है, वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। किसी भी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग हो सकता है, यानी बात सिस्टम क्या करते हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। मतलब आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, उनको स्टोर करेंगे और फिर उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस मतलब कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम है। अब कंप्यूटर क्या करता है? जैसे आप कहीं भी कंप्यूटर, कहीं बैंक में चले जाएं या कहीं भी जाते हैं या आपके घर में कंप्यूटर है, तो वो क्या काम करता है? तीन काम करता है। आपसे डाटा कलेक्ट करेगा, उसको स्टोर करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहलाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव। इसके बाद सपोर्टिंग अदर सिस्टम। अच्छा बेटा, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो खुद कोई काम नहीं करते बल्कि दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं जब दूंगा तो आप बड़े हैरान होंगे। मैं कहता हूँ मोबाइल एक ऐसा सिस्टम है जो खुद कोई भी काम नहीं करता। आप कहेंगे सर सारा काम तो मोबाइल से हो रहा है। भाई मोबाइल खुद कोई काम नहीं करता, हाँ अलबत्ता दूसरे कंपोनेंट को, दूसरे सिस्टम को वो एक्सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सर मोबाइल तो वीडियो दिखाता है। भाई मोबाइल वीडियो नहीं दिखाता, उसके अंदर जो यूट्यूब की ऐप है, एप्लीकेशन है, वो वीडियो दिखाती है। ठीक है। मैं कहता हूँ, आप कहते हैं सर मोबाइल तो कॉल करवाता है, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, मोबाइल कॉल नहीं करवाता, उसके अंदर जो सिम लगी हुई है वो कॉल करवाती है। तो मतलब देखे, सपोर्टिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम। जैसे मैंने मोबाइल की, सेल फोन की एग्जांपल दी कि जैसे मोबाइल खुद नहीं करता बल्कि डिफरेंट ऐप को, एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि भाई आप यहाँ के चले। ठीक है जी। अचीविंग स्पेसिफिक गोल। अच्छा, बाज ऐसे सिस्टम होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है, एक गोल हासिल कर रहे होते हैं। अब तीन ऑब्जेक्टिव हैं, एक इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, सपोर्ट जो दूसरों को सपोर्ट करेगा, और स्पेसिफिक गोल वाले कौन से होते हैं? मसला आपके घर में एसी चला हुआ है। ये बेटा मैं बार बार इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ एसी की, वरना और भी बहुत सी हो जाएंगी, कि ताकि एक ही जो आपकी एग्जांपल आपके माइंड में रहे। अब एसी जब आप ऑन करते हैं तो उसका कोई ना कोई गोल होता है। क्या कि वो जो कमरे में टेम्परेचर 40 डिग्री हुआ पड़ा है उसको 20 करना है या 15 करना है या 16 करना है, तो उसका एक गोल है। तो ऐसे सिस्टम, इसी तरह थर्मोस्टेट, ये भी टेम्परेचर को ही कंट्रोल करता है, तो उसका क्या काम है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो तीन तरह के ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनवायरनमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एनवायरनमेंट। अच्छा देखिए, सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या होता है?
किसी भी सिस्टम की इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं इनको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। मसलन एसी का इन्वायरमेंट क्या होगा, उसका कमरा और उसका टेम्परेचर बाहर का, ठीक है। अब सेल फोन का इन्वायरमेंट क्या होगा, उसकी बाहर की जो चीज़ें जो भी होंगी उससे, यानी जो उससे बाहर है लेकिन उससे रिलेटेड है, उससे उसको काम करना पड़ता है। मसलन अब मोबाइल में के इन्वायरमेंट में इंसान भी आएगा, क्योंकि इंसान ने उससे इंटरेक्ट करना है, उससे एक ताल्लुक बनाना है। मसलन कॉल आई है तो जब तक इंसान उसको अटेंड नहीं कर रहा, तो यानी जो भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज जिससे सिस्टम इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट का मतलब है उससे ताल्लुक वास्ता होता है, ठीक है। तो द एनवायरमेंट ऑफ सिस्टम इंक्लूड एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट। इंटरेक्ट का लफ्ज जरूर आपने यूज करना है, जो उससे, मसलन अब रूम का में एसी है, जो वो वाला कमरा है ना जहां उसने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, वो उसका सिस्टम है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी फैक्टर हैं जो सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं वो उसका इन्वायरमेंट कहलाएंगे। और बेटा ये इन्वायरमेंट दो तरह के, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक, और फिर डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। फिर अगेन ये क्वेश्चन शॉर्ट अलग से बन जाते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी। वीडियो को बेटा जरूर लाइक करना है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आपको दो लफ्ज बोलूंगा, आपको फौरन समझ आ जाएगी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये लफ्ज मुश्किल है लेकिन कॉन्सेप्ट आसान है। अच्छा देखिए, मैं कहूँ आपसे 2 + 2 कितने होते हैं, आप कहोगे 4। आप दुनिया के किसी भी कैलकुलेटर पे 2 + 2 करके देख लें, वो 4 ही आएंगे कैलकुलेटर पे, कंप्यूटर पे। तो ऐसा ऐसा सिस्टम जिसकी आउटपुट जो है ना वो एक वाजे हो, फुली नोन हो, बिल्कुल पता हो, एंड श्योर हो, श्योर का मतलब बिल्कुल पता हो, क्लियर कट हो, ठीक है। तो इसको हम डिटर्मिनिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, कि जिसकी ऑलरेडी पता हो, ऑलरेडी नोन एंड श्योर, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसका उलट है। मसलन आपने एक सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है जो वेदर यानी मौसम के हालात पता करता है। अब उसकी आउटपुट आपको पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। क्या पता टेम्परेचर 40 पे चला जाए, क्या पता 30 पे चला जाए। तो ऐसा जो आपकी आउटपुट जो है सिस्टम की, वो पता ना हो, अनसर्टेन हो। अनसर्टेन का मतलब है गैर यकीनी हो, कुछ भी हो। रैंडम का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, तो यानी क्लियर ना हो, तो इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, मैंने एग्जांपल यही दिया। आखिरी बेटा हमारे टॉपिक का भी और इस लॉन्ग का भी ये है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट। देखे, जैसे अब मोबाइल की मैंने एग्जांपल दी थी, मोबाइल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसके बैटरी है, उसकी टच स्क्रीन है, उसका प्रोसेसर है, मुख्तलिफ हैं। तो सारे कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी इंटरेक्शन करेंगे। बैटरी एक चार्जिंग प्रोवाइड कर रही है, उसको प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है, सारे कम्युनिकेशन होगी उनमें तो सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये उसकी इंपॉर्टेंस है कि कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू वर्क प्रॉपरली। वो काम तभी करेंगे जब वो सारे आपस में काम सही कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक था, ये हमने यूं समझ ले बुक के 3 पेज पढ़ लिए हैं। जी बेटा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड सिस्टम। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब हम अपनी इर्द गिर्द की चीज़ें पढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये साइंस है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ वेरियस सिस्टम वर्क एंड हाउ वी कैन डिस्कवर न्यू सिस्टम टू सॉल्व प्रॉब्लम। साइंस हमें हेल्प करती है कि जो मुख्तलिफ सिस्टम हमें नज़र आते हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, एंड वी कैन डिस्कवर न्यू सिस्टम, और उनकी मदद से हम फिर नए सिस्टम दरियाफ्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम देखते हैं कि पौधे अपनी खुराक कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के सिस्टम से। ये जो सूरज और चांद सितारों का जो निज़ाम है ये किस तरह चल रहा है, सोलर सिस्टम है। तो यही साइंस है कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ वेरियस सिस्टम वर्क, और एंड हाउ वी कैन डिस्कवर न्यू सिस्टम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स। हम इन सिस्टम्स को पढ़, मसलन हमारे जिस्म के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम इन सिस्टम को पढ़ना क्या है, इन सिस्टम को पढ़ना साइंस है। क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर ब्लड, मतलब ये दिल की बीमारियों के इलाज कैसे आते हैं, हम सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये साइंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस सिस्टम वर्क एंड हाउ वी कैन डिस्कवर न्यू सिस्टम टू सॉल्व प्रॉब्लम।
साइंस कैन बी डिवाइडेड इन टू मेन टाइप्स, नेचुरल साइंस होता है और डिज़ाइन टाइप साइंस होता है। डिज़ाइन साइंस जो हमारा स्मार्ट सिलेबस में कट हो गया है। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन बुक में क्योंकि ये टॉपिक था, ये वाला इंक्लूडेड है, तो मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया। अब ये नेचुरल साइंस है, ये देख लेते हैं क्योंकि ये भी कट नहीं है हमारा, ठीक है। तो नेचुरल साइंस की तरफ चलते हैं जी। व्हाट इज़ द नेचुरल साइंस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेचर, ये पर्पस ऑफ नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस क्या है, यही साइंस जिसकी हमने अभी बात की है। द पर्पस ऑफ नेचुरल साइंस इज टू स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम। बेटा ये जो हम नेचुरल सिस्टम पढ़ते हैं, अब इसमें आप चांद सितारों का सिस्टम लगा लें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो मौजूद है, जो नेचुरल वर्ल्ड में चीज़ें मौजूद हैं उसको जो हम पढ़ रहे होते हैं, ये नेचुरल सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे सांस लेने का जो सिस्टम है, जो चांद सितारों के घूमने का जो सिस्टम है, तो ये सारे क्या है, नेचुरल सिस्टम है। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव और वर्किंग क्या है, मतलब वो कैसे काम करते हैं और फिर उनका मकसद क्या है। इट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमेना। हम क्यों पढ़ते हैं नेचुरल सिस्टम, ताकि हम जो साइंटिस्ट हैं वो ये बता सकें, डिस्क्राइब कर सके जो ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मौसम होंगे, सितारे, ये काम कैसे कर रहे हैं, इनको समझने में मदद मिलती है। टू अचीव दिस साइंटिस्ट फॉलो अ प्रोसेस कॉल्ड एम्पिरिकल साइकिल। ये एम्पिरिकल साइकिल का लफ्ज़ यहाँ इसने यूज़ किया था, तो मैंने भी यूज़ कर दिया। तो ये एम्पिरिकल साइंस साइकिल है। इसमें में भी कोई आपकी डायग्राम में क्वेश्चन आ जाए कि हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन उठाते हैं, फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके बारे में, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उसका कोई कंक्लूजन निकालते हैं। ये मैं बेटा मैंने नहीं ये स्टेप लिखे, तो ये स्टेप आ सकते हैं कि जी इम्पिरिकल साइकिल के स्टेप के नाम लिखें। मतलब मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि ये ज़मीन जो है ये घूमती है या रुक रही है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये रुकी हुई है। अगर ये रुकी हुई है तो ये फिर दिन रात का चक्कर क्यों में, हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर फाइनल एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये बेटा इम्पिरिकल साइकिल के जो ये स्टेप के नाम है, याद रखने, शॉर्ट आ सकता है। और इन चीज़ों को पढ़ना क्या है, नेचुरल साइंस है, ठीक है जी। तो नेचुरल साइंस क्या है हमारे पास, कि जो नेचुरल एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आप इसमें एग्जाम्पल दे दे, वर्डिंग ज़रूरी नहीं है यही हो कि एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम को पढ़ना, जैसे प्लांट को पढ़ना, एनिमल को पढ़ना, वेदर के सिस्टम को पढ़ना, सोलर के सिस्टम को पढ़ना, ये नेचुरल साइंस कहलाता है। और साइंटिस्ट किसको फॉलो करके नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, एम्पिरिकल साइकिल को पढ़ के। एम्पिरिकल साइकिल के स्टेप्स के नेम क्या है हमारे पास, भाई पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन उठाते हैं और फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक फ़र्ज कर लेते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं, नतीजा निकालते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है। ये जो हमारे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है, इसमें अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ कंप्यूटर इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल दें यूज़र इनपुट की, नेटवर्क कम्युनिकेशन की और पावर सप्लाई की। तो ये हमारा एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्योंकि हमने तो मतलब सारा ही करना है, तो ये मकसद कहने का ये है कि उसमें ये चीज़ें भी कवर हो रही हैं। ये लॉन्ग भी है और फिर ये दो शॉर्ट भी बन रहे हैं हमारे पास, तो ये दोनों शॉर्ट मिलके एक लॉन्ग बना देंगे। अच्छा ये ना देखा जाए इसका आंसर जो है ना, ज़रा बस इतना सा ही इसका आंसर है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि भाई बुक में इसका आंसर इतना ही लिखा हुआ है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 15 पे जाएं, तो ये इसका आंसर है हमारे पास, यहाँ से लेके बस यहाँ तक। तो क्योंकि उसने जो जो चीज़ें पूछी थी, पावर सप्लाई, नेटवर्क, पेरिफेरल डिवाइसेस, यूज़र इनपुट, नेटवर्क कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, तो हमने बस वो उसका इंटरेक्शन है और इन्वायरमेंट है, तो वो हमने आंसर कर दिया। बनता भी इतना था, हमने भी इतना दे दिया, हमने मुफ्त में खुद क्यों बढ़ाएं भाई, ठीक है। तो बात समझ आ गई बेटा। यानी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, और ये दो शॉर्ट भी हैं, यानी दोनों शॉर्ट मिला दोगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा। तो व्हाट इज, अब इसमें हमने क्या क्या बताना है, ये दो चीज़ें। व्हाट इज द इन्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर, के एक कंप्यूटर सिस्टम आपके पास मौजूद होता है ना, उसके इन्वायरमेंट से क्या मुराद है। द कंप्यूटर सिस्टम इन्वायरमेंट इंक्लूड एनी एक्सटर्नल डिवाइस दैट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रही है, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाएगा।
अब मिसाल के तौर पे आपके पास घर में कंप्यूटर सिस्टम होता है, आप उसमें कीबोर्ड भी लगाते हैं, उसमें आप स्पीकर भी लगा देते हैं, उसमें आप माउस भी लगाते हैं, आप उसमें प्रिंटर भी लगाते हैं, तो ये सारा ये क्या है? कंप्यूटर का सारा इन्वायरमेंट ही तो है। अब और इसमें क्या क्या चीज़ें आप लगाते हैं पता है आपको? आप बोर्ड से स्विच लगाया, इसका बोर्ड पे लगा दिया, तो वो जो पावर सप्लाई है वो भी उसका इन्वायरमेंट है। घर में मॉडेम लगी हुई है या आप नेटवर्क लगवा रहे हैं मोबाइल से, तो वो केबल लगा दी है या वाईफाई से कनेक्ट, वो भी उसका इन्वायरमेंट है। तो ये जितने भी ना ऐसे डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं ना बेटा, ये जो इसने लफ्ज़ यूज़ किया है कि इन्वायरमेंट में, कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें आती हैं। एक तो है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर से अटैच होते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, एक्सटर्नल डिवाइसेस जितने भी हैं, माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई? एनी एक्सटर्नल डिवाइस, जो भी कंप्यूटर के एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो उसका माहौल है। इसी तरह होता है इन्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं। जो इसके इर्द गिर्द चीज़ें जो इससे जुड़ी हैं, इससे इंटरेक्ट कर रही हैं, माउस है, कीबोर्ड है, तो माउस, कीबोर्ड, इन सब को हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो और क्या होता है भाई? इसका नेटवर्क, जो हम कनेक्ट द कंप्यूटर टू अदर सिस्टम एंड इंटरनेट, हम नेटवर्क जो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं ना, तो ये नेटवर्क भी क्या है? उसका इन्वायरमेंट है। और पावर सप्लाई, यानी मैं के तार लगा दूं कंप्यूटर की स्विच में, तो प्रोवाइड, ये इसका क्या काम है पावर सप्लाई का? तो ये प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर टू अलाउ द कंप्यूटर टू वर्क। अच्छा बेटा, ये ना बहुत ही आसान बात है, मतलब ये क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया तब जवाब दे रहे हैं। तो भाई हमारे पास तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई कंप्यूटर का इन्वायरमेंट क्या है, उसका माहौल क्या है? जैसे मेरा माहौल, मेरे इर्द गिर्द के दोस्त हैं, कंप्यूटर का इन्वायरमेंट क्या है? जो इसके इर्द गिर्द की चीज़ें रखी हुई हैं, तो हमने बस उसके नाम ही बोलने हैं। कीबोर्ड, माउस, इनको पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तार लगाई है तो उसको पावर सप्लाई बोलते हैं। और अगर इंटरनेट लगा दिया तो उसको नेटवर्क कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें भाई क्या हैं? ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के इन्वायरमेंट कहलाते हैं: पावर सप्लाई, नेटवर्क और पेरिफेरल डिवाइसेस। डन हो गया बेटा? व्हाट इज द इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? एनी एक्सटर्नल डिवाइस, जो भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है, जुड़ा हुआ है, उससे इंटरेक्शन कर रहा है, वो उसका इन्वायरमेंट होगा। जैसा कि पावर सप्लाई, जैसा कि नेटवर्क, जैसा कि पेरिफेरल डिवाइसेस। पावर सप्लाई क्यों जुड़ा होता है? उसका काम बिजली देना है। नेटवर्क क्यों जुड़ा होता है? वो इंटरनेट से कनेक्ट करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है? वो हम अब, अच्छा, क्वेश्चन आगे फिर यही क्वेश्चन भी यही है कि भाई जो आपके हाउ डज कंप्यूटर इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, ये जो आपने नाम बताए हैं, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे, क्यों जुड़े होते हैं कंप्यूटर के साथ? तो वही हमने बताना है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ये यूज़र इनपुट के लिए होते हैं। मसलन यूज़र टाइप ऑन द कीबोर्ड, कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। अब इसमें दो चीज़ों की इंटरेक्शन बताई, किसकी? कीबोर्ड की, और दूसरा स्क्रीन की। तो ये इसका देखे, अब ये इसका इन्वायरमेंट है ना, ये मॉनिटर, ये भी और कीबोर्ड भी। तो क्वेश्चन था कि ये क्यों है इसका इन्वायरमेंट, इससे कैसे इंटरेक्ट करता है? तो क्योंकि भाई कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं, मॉनिटर से हम आउटपुट करते हैं, सिंपल ये लिख दें। फिर वो जो कहता है नेटवर्क कम्युनिकेशन से कैसे कैसे इंटरेक्ट करता है? तो द कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट टू ब्राउज वेबसाइट और डाउनलोड फाइल। भाई हम इनसे अपनी फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट से मैं क्यों कनेक्ट हुआ हूँ भाई? मैंने वेबसाइट पे लास्ट ऑफ स्टडी पे नोट्स डाउनलोड करने हैं या कोई चीज़ सर्च करनी है, तो उसलिए इंटरेक्ट करता है। तो तीसरी, भाई पावर सप्लाई से कैसे इंटरेक्ट करता है? भाई वो पावर सप्लाई तो उसको बिजली देगा ना, सारी चीज़ें तो कंप्यूटर डिपेंड ही उस पर कर रहा है कि अगर हमारे पास पावर सप्लाई होगी तो तभी कंप्यूटर काम करेगा। अब बेटा ये सारी चीज़ को मैं बड़ा सिंपल करता हूँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब बहुत मसला नहीं है। देखें, इन्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है? हमने कहा कि भाई पावर सप्लाई, नेटवर्क, पेरिफेरल डिवाइसेस, ये तीन चीज़ें हम नाम ले दिए कि ये उसका इन्वायरमेंट है। ठीक है? इन्वायरमेंट कहते हैं किसे हैं? कोई भी एनी एक्सटर्नल चीज़ जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रही है, ये इसको इन्वायरमेंट है। तो ये तीन चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं। अब क्वेश्चन उसने आगे यही पूछा कि ये चीज़ें कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, पावर सप्लाई कैसे इंटरेक्ट कर रही है? तो वो हमने कहा कि भाई ये बिजली प्रोवाइड कर रही है। नेटवर्क कैसे इंटरेक्ट कर रहा है? भाई नेटवर्क के ज़रिए या नेटवर्क कम्युनिकेशन के ज़रिए हम डाटा रिसीव और सेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने गूगल पे लिखा तो मैंने सेंड किया, और गूगल से मेरे पास नोट्स आ गए तो मैंने रिसीव किया।
तो इसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं भाई, जो कीबोर्ड है यानी एक पेरिफेरल डिवाइसेस है ये, तो इससे हम कैसे इंटरेक्ट, हम टाइप करते हैं इसमें, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है, तो ये पेरिफेरल की इंटरेक्शन हो गई। ठीक है जी। इसके बाद बेटा जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, और अगर आप मुझे कहें कि सर हमें कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरे चैप्टर 1 से बता दें, तो मैं इस क्वेश्चन को कहूँगा। ये आपके बेटा जो पेज नंबर मतलब बाज़ टाइम पीडीएफ पे डिफरेंट भी हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, सबसे ज़्यादा पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, ये ना मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, मेरी वीडियो आपके पास मौजूद रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके बोर्ड के पेपर में आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है, आप इसको बहुत अच्छे से कर लें। अच्छा, एक्सरसाइज में जो ये लॉन्ग पूछा गया ना क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें उसने आर्किटेक्चर भी पूछ लिया है, और फिर उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी पूछ लिया, यानी वर्किंग भी पूछ ली है। तो लेकिन बोर्ड के पेपर में मुझे ऐसे फील होता है, मतलब क्योंकि मैंने फिर इसको ना एज अ अलग अलग ही लॉन्ग कंसीडर किया है, ये इसके आर्किटेक्चर के कंपोनेंट अलग से बताए हैं, और जो इसकी वर्किंग है स्टेप बाय स्टेप वो अलग से बताए हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये इकट्ठा नहीं आएगा, इतना लंबा लॉन्ग नहीं आ सकता। यानी ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये वाले, ये अलग से लॉन्ग आएंगे यहाँ तक, और जो वर्किंग है इसकी स्टेप बाय स्टेप, ये इसकी अलग आएगी। ठीक है, तो हम मतलब इन केस आ जाए तो आप हम करेंगे तो दोनों ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अलग अलग आएंगे, और ये दोनों ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, और देखिएगा मैं इसको इतने आसान अंदाज से बताऊंगा, आप कहेंगे हो ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो बेटा चले शुरू करते हैं। अच्छा जी, बेटा आपकी तवज्जो जो है ना 100% मुझे चाहिए कि आप गौर से बात सुनना, बहुत आसान लॉन्ग है ये, मैं इसको आपको करके बताऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान था, हम कहाँ फिरते रहे। अब देखिए, ये किसने किया, क्यों किया, कैसे, उसकी बात बात में। ठीक है, आप कंप्यूटर ओपन करते हैं और कंप्यूटर में लिखते हैं 2, यानी वहाँ कैलकुलेटर ओपन करते हैं 2+2। ठीक है, आपने क्या क्या एंटर किया है, 2+2। तो ये आप किसके जरिए करोगे, इनपुट डिवाइस के जरिए यानी कीबोर्ड के जरिए। अब ये कीबोर्ड से जब आपने 2+2 एंटर किया ना, तो ये आपका डाटा जाता है मेमोरी के अंदर। कहाँ जाता है, मेमोरी के अंदर, क्योंकि जाहिर है कंप्यूटर फौरन से उसको प्रोसेस नहीं करता, पहले उसको स्टोर करता है। ठीक है, पहले क्या करता है, उसको स्टोर करता है, यानी इनपुट कीबोर्ड से आपने 2+2 एंटर कर दिया, और ये कहाँ चला गया, मेमोरी के अंदर, मेमोरी यूनिट के अंदर चला गया। अब इसने परफॉर्म करना है, इसने कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन याद करिए रखिएगा, ये करता है सीपीयू। कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके कंप्यूटर का सीपीयू होता है वो करता है। अच्छा, सीपीयू के ना दो हिस्से होते हैं। अब जो कैलकुलेशन है, जैसे 2+2 है, 4×3 है, वो इसका ये वाला हिस्सा करता है, यानी अर्थमेटिक यूनिट जो होता है, यानी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड। सीपीयू ये पूरा एक बड़ा सीपीयू है, इसके दो पार्ट हैं। तो इसने क्या करना है, इसने 2+2 बताना है कि ये 4 होता है, तो ये 4 कौन कैलकुलेट करेगा, आपका ये वाला पार्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब ये 4 कैलकुलेट हो गया, लेकिन आपको तो स्क्रीन पे नजर आ चाहिए, तो इस ये फिर यहाँ से चला जाएगा कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस यानी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या काम था। देखें, इनपुट से डाटा इसने लिया, मेमोरी में गया, इसने कैलकुलेट किया और फिर आउटपुट किया। इन सारी एक्टिविटी को ये वाला यूनिट, कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू बोलते हैं, ये कंट्रोल कर रहा होता है। इसका काम क्या है, कंट्रोल करना सारी की सारी कंप्यूटर में जितनी एक्टिविटी हैं। अब बेटा आपको बताऊं, जो मैंने आपको लफ्ज़ जुमले बताए हैं ना, यही इस लॉन्ग का मकसद है, बाकी तो सारी कहानी होगी कि इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, मेमोरी का क्या काम होता है, वो डाटा को
स्टोर करता है, और फिर जो सीपीयू, असल जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, जिसने प्रोसेसिंग किसने 2+2 किया है, इस सीपीयू ने किया है। तो वो कहता है कि इस सीपीयू के भी दो हिस्से होते हैं, एक एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है किसी चीज़ को प्लस माइनस डिवाइड करना, और जो कंट्रोल यूनिट होता है वो अब ये सारा जो काम हो रहा है, डाटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, शो हो रहा है, इनपुट ले रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। और इसी तरह आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं? उस डाटा को हमारे सामने शो कर देते हैं। जैसे मैंने 2+2 किया तो मेरे सामने क्या आया? 4 आया। तो ये इस तरह होके 4 आता है, ठीक है। अभी ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये टोटल इसका कॉन्सेप्ट है वॉन न्यूमन का। अब हम वन बाय वन इसके लफ्ज पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल में आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब इसका, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें इसमें थोड़ी सी इसकी बतानी पड़ेगी। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज अ ये एक कंप्यूटर मॉडल है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है? ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है? एक कंप्यूटर मॉडल है दैट एक्सप्लेन, ये इसने अभी हमें क्या किया? एक्सप्लेन किया कि हाउ कंप्यूटर वर्क, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसके अंदर कंप्यूटर की वर्किंग कैसे हो रही होती है। इसका नाम जो है, ये वॉन नेमन आर्किटेक्चर, एक साइंटिस्ट था मशहूर, जॉन वॉन नेमन, उसने ये 1940 में बनाई थी। तो उसी के नाम पे इस मॉडल का नाम रख दिया गया वॉन नेमन आर्किटेक्चर। बेटा इसके बाद बेटा आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट आर द फोर, ये एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, कि व्हाट आर द फोर मेन पार्ट ऑफ वॉन नेमन आर्किटेक्चर। अब देखिए हमने फोर कौन कौन से पार्ट पढ़े? इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी और सीपीयू। तो फोर पार्ट कौन कौन से हैं ये देखें, मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि हमारे फोर फोर पार्ट्स कौन से हैं। ये इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेन मेमोरी, और चौथा हमारा सीपीयू। तो ये नाम सिर्फ बोर्ड में आपके शॉर्ट आ सकता है। तो अब देखें पूरे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हमने क्या बता दिया कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है? असल में एक कंप्यूटर मॉडल है। ये हमें बताता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, और जो क्यों इसका नाम ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, क्योंकि जॉन वॉन न्यूमन जो है, इसने इसको डेवलप किया था। इसने बताया था कि हम जी 4 पार्ट होने चाहिए, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, और ये मिल के काम करते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पड़ गया। तो क्वेश्चन बेटा मिसाल के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, तो ये यहाँ से यहाँ तक आप लिख दें, और अगर वो सिर्फ पार्ट पूछता है तो यहाँ से यहाँ तक लिख दें, लेकिन ये याद सारा करें क्योंकि लॉन्ग में आएगा। डन। अभी बेटा जो हमने मेन मेमोरी की यानी मेमोरी की बात की है, ये जो हम कह रहे हैं कि ये मेमोरी है, सॉरी ये वाली, ये चीज़ जो मेमोरी है, इसका क्या काम है? ये मेमोरी का क्या काम है? अब ना मैं ऊपर जाता हूँ, पहले आपको यहाँ बताता हूँ। ये डाटा स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? डाटा। अच्छा अब देखिए, मैंने ना ये 2+2 लिया है ना, आप इसको ज़रा गौर से सोचिएगा, सुनिए, देखिएगा। ये डाटा है मेरा सारा, ठीक है। ये क्या है? ये डाटा है। आपको पता है इसमें दो तरह का डाटा है। कौन सा? एक तो मेरा ये एक्चुअल डाटा है जो कि 2 था, ठीक है, और एक मेरा ये वाला ऑपरेशन है। इस डाटा को हम बोलते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है। हमने कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको प्लस करो, मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो क्या इंस्ट्रक्शन है? माइनस करो। तो ये हमारा एक्चुअल डाटा होता है, और ये हमारी इंस्ट्रक्शन होती है। बेटा कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है वो दो तरह का होता है। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल के अंदर वीडियो पड़ी हुई है, तो वीडियो क्या है? वीडियो आपका डाटा है। आप उसको चलाते हो तो इंस्ट्रक्शन क्या है? आपने उसको चलाया है। आप उसको डिलीट करते हो तो आपने उसको इंस्ट्रक्शन क्या दी है? डिलीट। अब ये मैंने क्यों बात की है, ये देखें, मेमोरी की डेफिनेशन ही यही है कि मेमोरी का क्या काम होता है? डाटा स्टोर करना। और कौन सा डाटा स्टोर करना? दोनों, डाटा को भी और इंस्ट्रक्शन को भी, जो सीपीयू को ज़रूरत होता है। सीपीयू मतलब मैंने 2+2 किया ना, तो सीपीयू को ये डाटा भी चाहिए, दो चीज़ें ज़रूरत है, 2+2, और दोनों 2 भी चाहिए, और उसे इंस्ट्रक्शन भी चाहिए, प्लस भी चाहिए, तभी तो वो प्रोसेस करेगा ना। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन होगी। अब एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख दें, यही लिख दें कि फॉर एग्जाम्पल आप 2+2 कर रहे हैं, तो 2 और प्लस दोनों डाटा और इंस्ट्रक्शन किस में स्टोर होंगी? मेमोरी में स्टोर होंगी। इसने देख लें क्या एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर इट लोड इनटू रैम सो द कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर। मेमोरी हेल्प द सीपीयू बाय द गिविंग इट इंफॉर्मेशन इट नीड फॉर प्रोसेसिंग। अब इस सारे जुमले का मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी।
मैंने तो आपको सिंपल एग्जांपल दी थी ताकि चीज़ें समझ आ जाए, लेकिन बुक वाली एग्जांपल भी बहुत अच्छी है, अभी आपको वो भी समझ आ जाएगी। देखिए आपके पास ना जो हार्ड हार्ड ड्राइव होती है आपकी, मतलब हार्ड ड्राइव में आपकी ना, वो ये हार्ड ड्राइव है साइड में, वो वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर में नहीं होती चीज़, वो अलग है, एक अलग डिवाइस होता है जो आपके मोबाइल कंप्यूटर में हार्ड होती है या मोबाइल की स्टोरेज होती है, ठीक है। अब वहाँ एक वीडियो पड़ी थी, वहाँ एक प्रोग्राम पड़ा था, ठीक है, वहाँ ये प्रोग्राम या वीडियो कह लें पड़ी हैं। तो जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं ना, तो कंप्यूटर के सीपीयू के पास दो चीज़ें गई, एक डबल क्लिक गया, डबल क्लिक का मतलब है एक इंस्ट्रक्शन गई कि इसको चला दो, और दूसरा ये डाटा गया कि ये डाटा चला दो, ये प्रोग्राम चला दो। तो जो उसने जुमला लिखा है कि जब हम एक प्रोग्राम ओपन करते हैं तो ये लोड हो जाता है कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। तो बस ये बात है, ठीक है जी। अब दोबारा पढ़ते हैं इसके। फॉर एग्जांपल व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर इट लोड इनटू रैम, यानी रैम क्या चीज़ है बेटा, ये मेमोरी है आपकी। सो द कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर, क्योंकि अब वो सीपीयू के चीज़ पास आ गई है ना, तो वो फास्टर काम कर सकता है। तो मेमोरी हेल्प द सीपीयू बाय गिविंग इट द इंफॉर्मेशन इट नीड फॉर प्रोसेसिंग। आपने वो एरो के निशान देखे हैं, ये देखें, ये मेमोरी का क्या काम है, वो इस सीपीयू को सारी मेमोरी प्रोवाइड कर रही है, तो ये इसका काम हो गया, डन है बेटा। अब मेमोरी का ओवरऑल हमारे पास काम क्या आ गया कि मेमोरी डाटा स्टोर करती है, कौन सा डाटा, जो हमारा एक्चुअल डाटा है उसको भी और इंस्ट्रक्शन को भी। इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, प्लस हो गया या चला दो डिलीट कर दो, ये सारी इंस्ट्रक्शन है। तो दोनों किस में स्टोर होती हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। वो एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि जैसे मैं कोई प्रोग्राम ओपन करता हूँ, तो वो प्रोग्राम कहाँ लोड हो जाता है, मेमोरी में, यानी रैम के अंदर। और ये रैम में हम क्यों स्टोर करवाते हैं, क्योंकि रैम सीपीयू के पास होती है, तो इससे काम उसका फास्ट हो जाता है, और उससे जो भी सीपीयू को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो जो सीपीयू होता है, अभी हम क्या बात करके आए हैं, ये वाला सीपीयू, ये जो हमारे पास ये स्क्वायर है, सीपीयू का क्या काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम है बेटा, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब CPU is the brain of the computer. It perform calculation like addition and subtraction and the follow the instruction stored in the memory. अभी हमने क्या किया, 2+2 किया था ना, तो ये सारी कैलकुलेशन कौन करता है भाई, CPU करता है। अच्छा, फिर वो जैसे हमने उसके बॉक्स में देखे, CPU के भी कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और एक कंट्रोल यूनिट है, दो दो पार्ट हैं, और मैंने आपको बता दिए दोनों के क्या काम है। जो ALU है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये कैलकुलेशन करता है, जैसे 2+2 करना है या लॉजिकल डिसीजन है, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो ये कौन करता है, ALU करता है। और इन सारी की सारी एक्टिविटी को दिस पार्ट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सीपीयू, यानी सारी की सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है जी। This part control all activity inside the CPU. It tell the ALU and the memory what to do and when to do. मसलन सारे के सारे काम क्या करना है, प्लस माइनस करना है, कब करना है, ये सारे काम कौन कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू पास number on the calculator, press number on the calculator app, ALU does the calculation and control you यानी कंट्रोल यूनिट मैनेज द होल प्रोसेस। सारे प्रोसेस को मैंने बताया था कौन कंट्रोल कर रहा है, सीयू कर रहा है, ठीक है बेटा, इसकी समझ आ गई। अच्छा बेटा, यहाँ मैंने ना इन पे लिखे नहीं है, ये अलग से शॉर्ट भी आ सकते हैं, जैसे मेन मेमोरी का क्या काम है, सीपीयू का क्या काम है, एएलयू का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, तो वो आपने साथ साथ बताने हैं, बहुत आसान काम है। अब देखिए इसके बाद देखिए सिंपल सा रह गया भाई, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। भाई इनपुट डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, डाटा और इंस्ट्रक्शन, वो इनपुट डिवाइसेस है। अब कीबोर्ड है, इससे आप डाटा एंटर करते हैं, माउस से एंटर करते हैं, माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ जिससे, उसके ज़रिए आप डाटा एंटर करते हैं। तो सिंपल है ये तो। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है यहाँ पे, इसके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस शो अस द रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर फिनिश प्रोसेसिंग द डाटा। अब 2+2 हो गया, 4 आ गया। अब ये जब इसने कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस कर लिया, फिनिश कर लिया, तो शो किसके जरिए करवाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। तो ये हमने ये बता दिया, जो प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये इसकी एग्जांपल है। अब एक बेटा बात रह गई, सिस्टम बस क्या होती है, ये बेटा समझिएगा। मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी अभी, कि देखिए आप क्या करते हो,
इनपुट डिवाइस के ज़रिए डाटा, जैसे 2+2 किया था तो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डाटा कहाँ गया, मेन मेमोरी के अंदर। फिर मेन मेमोरी से ये डाटा कहाँ गया, सीपीयू के अंदर। सीपीयू में जब 4 हो गया तो फिर 4 कहाँ गया, आउटपुट डिवाइस के अंदर। इसी तरह ना, आपने कीबोर्ड से एंटर किया, मेन मेमोरी में चला गया, अब वो कैलकुलेट हो गया तो आपकी स्क्रीन पे शो हो गया। अब ये जो मैंने एरो लगाई हैं भाई, ये वो रास्ते हैं जिस रास्तों के जरिए डाटा जा रहा है, और इन रास्तों को ही तो बस बोलते हैं। द सिस्टम बस इज कम्युनिकेशन पाथ। सिस्टम बस क्या है, वो कम्युनिकेशन पाथ है दैट हेल्प ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन। बेटा ये बात समझ आ रही है। मसलन मेन मेमोरी से डाटा जा रहा है और फिर वहाँ से डाटा आ रहा है, तो ये रास्ते जो बन रहे हैं, ये कम्युनिकेशन पाथ जो बन रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। और ये 3 तरह की होती है। एक डाटा बस है, अब यहाँ से यहाँ डाटा गया था तो इसको डाटा बस जाए कहेंगे। एड्रेस बस, अब एड्रेस बस क्या होता है, हर डाटा का ना हमारे कंप्यूटर के अंदर, मसलन वो जो 4 है, इस अब ये जो 4 लिखा हुआ है ना आपके पास, ये 4 का एक एड्रेस होगा, यानी क्योंकि मेन मेमोरी है ना, जैसे अब ये 0 1 पे 4 स्टोर है, तो वो जो सीयू है वो ये नहीं कहेगा कि 4 डिस्प्ले कर दो। मतलब अगर ये 4 यहाँ डिस्प्ले करवाना है तो सीयू ये नहीं कहेगा कि 4 डिस्प्ले कर दो, वो कहेगा 0 1 एड्रेस पे जो चीज़ पड़ी है वो डिस्प्ले कर दो। तो ये एड्रेस इसलिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 0 1 एड्रेसेस हैं, ये किस बस के ज़रिए ट्रैवल करेंगी, ये एड्रेस बस के ज़रिए कहेंगी, ठीक है। और कंट्रोल बस क्या है, जो इंस्ट्रक्शन होंगी, जो ऑपरेशन होंगे, कंट्रोल सिग्नल होंगे। कंट्रोल सिग्नल क्या है, ये प्लस जो हमने किया था, अब देखिए हमने किया था 2+2, ये बेटा बात समझे, ये 2 दोनों डाटा हैं, तो ये किस बस पे ट्रैवल करके गए, डाटा बस पे। प्लस जो है हमारा ये कंट्रोल सिग्नल है, ये हमारे ऑपरेशन है, तो ये किस बस पे जाएंगे, कंट्रोल बस। आप यूं समझे कि ये इस तरह की लाइनें बिछी हुई हैं। तो ये 2 किस पे ट्रैवल करके गया, डाटा बस पे। प्लस किस पे ट्रैवल करके गया, इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बस पे। बेटा बात समझ आ रही है। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ये बस को फिर आप मेरे ख्याल में वैसे भी समझ आ गई हो, लेकिन फिर भी सिस्टम बस क्या है, ये वो कम्युनिकेशन पाथ है जिनके ज़रिए डाटा सेंड और रिसीव करते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट। डाटा बस पे क्या आप इसमें क्या, डाटा बस कैरी द एक्चुअल डाटा टू। एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करती है, जैसे ये एड्रेस हो गया। और कंट्रोल बस किस चीज़ को लेके जाती है, कैरी करती है, कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल मतलब इंस्ट्रक्शन। तो ये बेटा हमारा ओवरऑल क्वेश्चन था। इसको मैं एक बार मजीद समराइज करना ज़रूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। भाई हमने पढ़ा है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का, उसके कंपोनेंट बताएं। हमने कहा कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, उसके कंपोनेंट जो हैं 4 हैं। मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। मैं भाई, मुझे पहले बताओ इनपुट डिवाइस का क्या काम है। इनपुट डिवाइस के जरिए हम डाटा एंटर करते हैं, एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड, माउस वगैरह। आउटपुट डिवाइस का क्या काम है, आउटपुट डिवाइस के जरिए हम अपने रिजल्ट को शो करवाते हैं। जैसे मैंने 2+2 किया तो 4 आउट स्क्रीन के जरिए, स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी का क्या काम है, मेमोरी भाई डाटा स्टोर करती है और इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। सीपीयू का क्या काम है, जो कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है, सीपीयू कर रहा होता है, वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। फिर एक छोटा सा कंपोनेंट है वो साइड में पड़ा हुआ, वो कौन सा है, सिस्टम बस। सिस्टम बस का क्या काम है भाई, ये वो रास्ते होते हैं जिनके ज़रिए डाटा ट्रैवल करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे। अब चूंकि डाटा हमारा एक तरह का नहीं होता, डिफरेंट, अब मसलन ये डाटा, ये एक्चुअल डाटा है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये एड्रेस है, तो हर डाटा की टाइप के लिए अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। तो ये हमारी बस होगी, ठीक है बेटा। तो हमारे लॉन्ग की भी बस हो गई। अगेन बेटा एक्सरसाइज 6 का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बोर्ड में आपके इस लॉन्ग क्वेश्चन के आने के। असल में ना ये जो एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका पेज नंबर 15 पे अगर आप देखें तो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, उसमें कंपोनेंट पूछे हैं और उसकी वर्किंग पूछी है चैप्टर 6 में। तो मुझे लगता है कि ये बोर्ड में इतना ज़्यादा एक ही लॉन्ग नहीं आएगा, ये अलग अलग आएंगे। तो इससे पहले हमने उसका कंपोनेंट किए हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि जो वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है उसके मुताबिक कंप्यूटर काम कैसे करता है। बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास, अब इस क्वेश्चन को समझ लें। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किस तरह काम करता है, ठीक है।
यानी वॉन न्यूमन का जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जो आज हम यूज़ करते हैं, ये काम कैसे करता है। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक्सप्लेन हाउ द सीपीयू वर्क। अच्छा बेटा, ये बुक पे मैंने आपको दिखा दिया, ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप ये काम बुक से करें बेटा, ये मैंने नोट्स ही इसीलिए बनाए हैं, तो यहाँ से ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रॉपर एक जैसे 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है और 8 नंबर में क्या क्या हेडिंग्स चाहिए, और ये मैंने आसान भी किया है, तो वो आपकी मर्ज़ी है बहरहाल। तो द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक्सप्लेन हाउ द सीपीयू वर्क्स स्टेप बाय स्टेप टू कंप्लीट एनी इंस्ट्रक्शन। कि कंप्यूटर जो है वो कोई भी सी कंप्यूटर का सीपीयू कोई छोटा या कोई बड़े से बड़ा काम, कोई भी काम करने के लिए कौन से स्टेप को फॉलो करता है, ये हम पढ़ते हैं इसमें। इट वर्क्स इन 4 मेन स्टेजेस। सीपीयू जो कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ बेटा मैंने बोल दिया है, इसका सिंपल आप मतलब यूँ लें कि जैसे मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में कहा था कि 2+2 हमने लिखा है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। 2+2 क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। तो ठीक है, ये सीपीयू अभी इसको किस तरह परफॉर्म करेगा हम यहाँ पढ़ेंगे। 4 स्टेजेस होते हैं जिनको हमने आगे एक्सप्लेन करना है। यहाँ तो नाम है फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन और स्टोरिंग। अब ये क्या है, इन्हीं को तो हमने एक्सप्लेन करना है बेटा। इसका अगेन मैंने जैसे ऊपर कहा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड का आराम से बन सकता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के जो 4 स्टेजेस हैं उनके नाम लिखें। तो फैच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर करता है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर करता है। तो अब देखते हैं जी ये क्या मतलब है इस फैचिंग का। अच्छा बेटा, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल ली थी इसकी, कि एक इनपुट डिवाइस है यानी कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने एंटर किया क्या, 2+2। आपने कीबोर्ड से क्या एंटर किया, 2+2, और आपको पता है ये कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर, यानी रैम के अंदर, मेमोरी यूनिट के अंदर, ठीक है। अब अब हम पर यहाँ से यहाँ के बाद का प्रोसेस पढ़ने लगे हैं कि जो सीपीयू है ये कैसे काम करता है। अब ये 2+2 को क्या फौरन 4 कर देगा, नहीं, किन किन चीज़ों से गुजर के जाएगा, तो ये हम पढ़ने लगे हैं। अब पहला स्टेप है बेटा आसान सा, फैचिंग। फैचिंग क्या होता है, गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, बस ये इसकी डेफिनेशन है। देखें क्या मतलब है इसका। देखिए मैंने 2+2 एंटर किया, ये कहाँ पे मौजूद है, ये मेमोरी के अंदर है। ये प्रोसेस किसने करना है, सीपीयू ने करना है, ठीक है। अब ये सीपीयू का एरिया है, ये इतना। तो मेमोरी से, ये जो एरो नज़र आ रही है, मेमोरी से ये डाटा सीपीयू तक का जो जानने का प्रोसेस है उसको फैचिंग बोलते हैं। मसलन हमने तो मेमोरी में दिया ना, अब मेमोरी से डाटा सीपीयू में गया, इसको क्या कहते हैं, फैचिंग। यानी सीपीयू फैच करना होता है, भरना, लेना, ठीक है, फैच करना, भरना, लेना। तो सीपीयू ने कोई भी काम करना पहले तो उस इंफॉर्मेशन को लेगा ना। तो 2+2 तो मेमोरी में था, तो मेमोरी से लेना, यानी मेमोरी से सीपीयू की तरफ जो डाटा जा रहा है, ये डाटा इसने लिया, पहले तो लेके रखेगा फिर उस पर कोई काम करेगा। तो ये जो लेने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फैचिंग। अब पढ़ते हैं, इन दिस स्टेप सीपीयू गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इससे वो गेट करता है पहले। दिस इंस्ट्रक्शन टेल द सीपीयू व्हाट टास्क इट नीडेड टू परफॉर्म। भाई हमने ये देखें 2+2 यहाँ लिखा हुआ है, तो यही तो इंस्ट्रक्शन से ही तो हमें पता चलेगा कि क्या करना है, सीपीयू ने प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। तो दिस इंस्ट्रक्शन टेल द सीपीयू व्हाट टास्क इट नीड टू परफॉर्म। हार्डवेयर अब देखें कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। मेमोरी तो यूज़ हो रही है कि मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ है, ये वाला। फिर दूसरा सीपीयू यूज़ हो रहा है, जाहिर है सीपीयू ने परफॉर्म करना है। अब यहाँ देखते हैं कि ये पीसी और आईआर क्या है। पीसी प्रोग्राम काउंटर और आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बेटा मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों आपके आ सकते हैं। पीसी क्या है और आईआर क्या है, अभी पहले समझ लें इसको। देखें मैं इस सीपीयू के एरिया को ना बड़ा करके दिखाने लगा हूँ, ये सीपीयू का एरिया है, ठीक है। ये समझ लें कि ये सीपीयू है इतना बड़ा, और ये रैम मेमोरी है, जो रैम होती है आपकी मेन मेमोरी है, वहाँ 2+2 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास, पीसी क्या चीज़ है। देखिए हमने कीबोर्ड से डाटा एंटर किया था, 2+2 वो यहाँ मौजूद है। अब हमने कहा कि यहाँ से डाटा सीपीयू के अंदर, ये ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन वाला किसका एरिया है, सीपीयू का। तो ये जो प्रोसेस होता है, मेमोरी से डाटा जा रहा है कहाँ पे, सीपीयू पे, ये कहलाता है फैचिंग। अब फैच होके जाता कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सीपीयू का एरिया है ना, तो जाता कहाँ है। तो बेटा सीपीयू तो एक प्रोसेसर है,
उसके पास छोटे छोटे मेमोरी यूनिट होते हैं जहां वो डाटा रखता है, यानी जिन पे रख के वो डाटा को प्रोसेस करेगा। तो ये जो छोटे छोटे इनको मेमोरी रजिस्टर भी बोलते हैं, यानी छोटी छोटी मेमोरियाँ होती हैं। मसलन ये 2+2 ये कहाँ जाएगा, इसके इस कैसे जाएगा वो अभी हम आगे बताते हैं। फिर ये इससे आगे यहाँ जाएगा और फिर ये आगे सीपीयू के पास जाएगा। अब अभी परेशान नहीं होना कि सर ये क्या बात आप कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अब मान लें सीपीयू, आप डॉक्टर पे चेकअप के लिए जाते हैं। बेटे एग्जांपल सुनिएगा, बड़े मज़े से समझ आ जाएगी। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा बाज़ टाइम इस तरह होता है, आप यहाँ वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं तो वेटिंग रूम के अंदर फिर वो 3-4 मरीजों को बुला लेता है और यहाँ बिठा देता है और फिर एक एक करके आगे भेजता है। इसी तरह ना ये जो छोटा ये वेटिंग एरिया ना, ये पीसी है। अब देखते हैं पीसी में क्या होता है, ये देखिएगा, ताकि सीपीयू को वेट ना करना पड़े। प्रोग्राम पीसी क्या है और आईआर क्या है, अब ये क्वेश्चन इनका। पीसी कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। पीसी प्रोग्राम काउंटर कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। पीसी प्रोग्राम काउंटर कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अभी मैं इसका नेक्स्ट का भी बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी बेटा, समझा के इंशाल्लाह आपको भेजूंगा। मैंने आपको ये बताया था कि जो डाटा पड़ा होता है ना, सीपीयू इस जुबान में बात नहीं करता कि 2+2 को ले आओ भाई, ये 3-4 को ले आओ, पहले इसको मैं कैलकुलेट कर दूं। नहीं, वो एड्रेस पे बात करता है। मतलब 2+2 का क्या एड्रेस है, 0 1। 3 माइनस का क्या एड्रेस है, 0 0। तो सीपीयू कैसे कहेगा भाई 0 1 को ले आओ, 0 0 को ले आओ। तो अब क्वेश्चन है कि ये पीसी क्या है। अब मुझे बताएं, पहली ये वाली इंस्ट्रक्शन थी और दूसरी ये वाली इंस्ट्रक्शन थी, तो पहले आगे कौन जाएगी, ये वाली 0 1। तो वो पहले 0 1 कहाँ जाएगी, इस रास्ते के ज़रिए, इस बस के ज़रिए यहाँ आ गई पीसी में, ठीक है। तो मकसद है ये 0 1 फिर आगे आईआर में जाएगा इंस्ट्रक्शन, यहाँ सीपीयू इसको कैलकुलेट करके 4 आगे करके भेज देगा। अब क्वेश्चन ये है कि पीसी में क्या मौजूद है। पीसी जो ये छोटा सा मेमोरी एरिया है, इसमें क्या है भाई, इसमें जो इतनी सारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर पड़ी है ना, जो नेक्स्ट जानी है अब उसका एड्रेस होता है, ठीक है। बात समझ आई। 2+2 जाना ना पहले, तो उसका एड्रेस क्या है, 0 1। तो पीसी कीप द डाटा ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। दोबारा बताता हूँ, पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अभी मतलब कोई परफॉर्म हो रहा था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी परफॉर्म होगी ये, तो इसका एड्रेस पीसी स्टोर करता है। तो पीसी कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। पीसी keep the address of the next instruction। pc keep the address of the next instruction, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन याद हो गई ना। pc यानी प्रोग्राम काउंटर कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। बेटा अगर ये बोर्ड में शॉर्ट आया तो इसके 2 नंबर होंगे। व्हाट इज पीसी, तो पीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर, और ये इसके पास क्या होता है, एड्रेस होता है किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। पीसी कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। The CPU use this address to get the instruction from the memory and place it inside the IR। वो अभी देखिए जो मैंने बात की कि CPU 2+3 की भाषा में बात नहीं करता, जुबान में बात नहीं करता। CPU 0 1 की एड्रेस की जुबान में बात करता है। तो CPU इस 0 1 को लेगा और कहाँ रख देगा, IR के अंदर। अब इस पे रख के CPU जो है इसको परफॉर्म करेगा। बात समझ आई बेटा आपको। यहाँ क्यों आया, डायरेक्ट क्यों नहीं गया, ताकि अगर मेमोरी को देर है तो सीपीयू को वेट ना करना पड़े, ठीक है। वो पहले यहाँ बुला लेता है, तब तक ये कर रहा है, तो जैसे ही ये जाती है ये पीछे से शिफ्ट हो जाती है और पीछे से यहाँ एक शिफ्ट हो जाती है। बेटा बात समझ आ गई। अच्छा, तो ये हमारा जी क्वेश्चन था। अभी हम कंफर्म करने लगे हैं किसको, पीसी को। पीसी क्या करता है, कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। The CPU use this address to get that instruction from the memory and place it inside the IR instruction register। यानी इस एड्रेस को रखा जाता है, ये जो 0 1 एड्रेस है इसको, इसके ज़रिए CPU, यानी वो कहता है कि 0 1 को ले आओ, तो 0 1 क्या है, 2+2, तो 2+2 उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बात समझ आई। अब उस ये थोड़ा सा वैसे ये बहुत आसान बात है, फैचिंग। अब देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फैचिंग पढ़ा है। फैचिंग क्या है भाई, सीपीयू सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन को गेट करता है, कहाँ से, मेन मेमोरी से। ये मेन मेमोरी में डाटा था और सीपीयू पहले इसको लेता है,
ये जो लेने का प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, फैचिंग। अब इसमें वो कहता है कि हार्डवेयर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मेन मेमोरी, ये देखेंगे मेन मेमोरी इन्वॉल्व है। दूसरा कौन सा यूज़ है, सीपीयू, सीपीयू तो खुद है उसने प्रोसेस करना है, सीपीयू इन्वॉल्व है। दो और चीज़ें पीसी और आईआर भी इन्वॉल्व हैं। देखें पीसी का क्या काम है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेनी है, और आईआर पे रख के उसने, तो कितने हार्डवेयर यूज़ हुए, सीपीयू, आईआर, पीसी और मेमोरी। ठीक है जी, तो ये चार चीज़ें यूज़ हुई इसमें। पीसी की हमने बता दिया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, और आईआर में ये फेच स्टेज है, यहाँ पे डाटा रख के प्रोसेस किया जाता है और फिर वो आगे भेज देता है। ठीक है जी, फैचिंग क्लियर हो गया बेटा, आसान सी बात। मेमोरी से डाटा का सीपीयू के पास जाना फैचिंग है। कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं भाई, चार, सीपीयू, आईआर, पीसी, मेमोरी। मेमोरी क्या करती है, डाटा स्टोर है, पीसी नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर आईआर फैच स्टेज है और यहाँ परफॉर्म करता और आगे भेज देता है। डन जी। अब आ जाए जी डी कोड। अच्छा बेटा, रीड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब डी कोड क्या है, ये डी कोड बेटा क्या होता है, देखें जो आपका 2+2 है, कम, अब प्लस का मतलब जो आपका कंट्रोल यूनिट है सीयू है, आपको पता है ना सीपीयू के दो पार्ट हैं, ये यहाँ हमने देखे सीपीयू के दो हैं। तो अब इसके पास 2+2 आया है, ठीक है, क्या आया है, 2+2। इस लॉजिक को, इस वाले पार्ट को नहीं पता कि प्लस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसको डी कोड किया जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट असल में इसको बताएगा कि आपने इनको गिन के इकट्ठा करके लिख दो। ये सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, तो ये डी कोड करना है, यानी यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है भाई, प्लस करना है या माइनस। तो ये करता कौन है, कंट्रोल यूनिट। और ये परफॉर्म कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब मान लें ये इस तरह के चार पॉइंट पड़े हैं, मैं आपको कहता हूँ बेटा ये गिनो और यहाँ बताओ कितने हैं, तो आप कहते हैं सर 1 2 3 4, मैं कहता हूँ यहाँ रख दो, आपने यहाँ रख दिए। ठीक है, आप क्या हो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसने ये परफॉर्म किया, और मैं कौन हूँ, कंट्रोल यूनिट जिसने ये इंस्ट्रक्शन दी। ठीक है, तो अगेन हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। डी कोडिंग क्या है, कंट्रोल यूनिट जो सीयू है रीड करता है पहले उस 2+2 को और उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर जाके वो ए आई जो ये नीचे वाला ए एल यू है उसको बताता है कि ये करो। ठीक है, समझेगा कौन, ये वाला पार्ट कंट्रोल यूनिट। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा, परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान बात है कि पहले वो रीड करेगा फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, और कंट्रोल, ये काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। अब देखें, सी यू लुक एट द ऑप कोड टू फाइंड आउट वट एक्शन इज नीडेड सच एज एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आप कहेंगे सर ये ऑप कोड क्या है, भाई ऑप कोड कुछ भी नहीं है, ये ऑप कोड आप समझ लें, ये क्या है, ऑप कोड है। यानी सी यू देखता है कि ये इसने क्या करना है, एडिशन करना है, माइनस करना है। तो यही बात है कि द सी यू देखेगा कि ये ऑपरेशन कोड क्या है, यानी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, क्या है। ठीक है, तो ये डी कोडिंग है। और यार पूरे के पूरे इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि अब अगर हमने लिख दिया है कि 2+2, तो सी यू बैठ के ये देख रहा है कि भाई मेरे पास क्या इंस्ट्रक्शन आई है, प्लस आई है, अच्छा वो एलयू को कहेगा यार इसको ऐड कर दो। तो ये किसने अंडरस्टैंड किया, कंट्रोल यूनिट ने। इस अंडरस्टैंड करने को हम क्या बोलते हैं, डी कोडिंग बोलते हैं, सिंपल। जब कंट्रोल यूनिट बता देता है भाई ये तो प्लस है, तो सीपीयू पर कहता है, सी जो कंट्रोल यूनिट था वो एएलयू को ऑर्डर देता है भाई इसको ऐड कर दो, कैलकुलेट कर दो। तो एएलयू का काम ही यही है, उसे ये नहीं पता कि मैंने क्या करना है, लेकिन आप उस कंट्रोल यूनिट उसको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि भाई इसको ऐड कर दो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मसलन सी यू कहेगा ये चार पॉइंट आ गए हैं, सी यू एएलयू को कहेगा कि इनको इकट्ठा कर दो और आगे भेज दो। तो ये किया तो एएलयू ने, लेकिन ऑर्डर कौन मैनेज कौन कर रहा है, सीयू कर रहा है। अब बेटा मेरी एग्जांपल से आप बोर तो नहीं हो रहे, मुझे मतलब सामने होते तो मैं आपको ये करवा के ही भेजता। मैं अगेन थोड़ी सी ट्राई करता हूँ, वैसे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अब एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है, ये जो हमने 2+2 दिया था इसको परफॉर्म करना। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट कौन करेगा, ए एल यू, अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है, और फिर इसको मैनेज कौन करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इस 2+2 को 4 बनाने का जो अमल है इसको कहते हैं एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन करना। तो सीपीयू, क्योंकि सीपीयू दोनों का मजमूआ सीपीयू है ना, तो सीपीयू परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन।
अब क्योंकि सीपीयू के दो पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट मैनेज कर रहा है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेट कर रहा है, और 4 बना दिया। तो कौन कौन से हार्डवेयर यूज हुए? एएलयू यूज हुआ और कंट्रोल यूनिट यूज हुआ, ठीक है। एएलयू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, एएलयू ने क्या करना है? प्लस माइनस करना है, और सीयू ने क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो यही तो बात हम कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब ये जो एग्जीक्यूशन हुई है, यानी ये जो कैलकुलेशन हुई है, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू क्या कर रहा है? जो मैथ के काम है। सीयू क्या कर रहा है? ओवरऑल को कंट्रोल कर रहा है। सिंपल ये एग्जीक्यूशन है। फिर इसके बाद वो कहता है कि फाइनल जो है हम, या तो ये देखें, ये मैंने इसको ना इधर देखें, ये एरो मैंने जो लगाया ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बैक एरो है रेड। अब जब हम 4 कैलकुलेट हमने कर लिया कि 2 + 2 4 है, तो या तो ये वापस मेमोरी में रखा जाता है, या फिर इसको आउटपुट के लिए आउटपुट स्क्रीन पे भेज दिया जाता है। तो यही आखिरी है कि इन द फाइनल स्टेप द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज सेव्ड, उसको सेव किया जाता है। इट इज़ आइदर स्टोर्ड बैक इनटू मेमोरी, या तो उसको मेमोरी में भेज दिया जाता है, और सेंड टू आउटपुट डिवाइस या मॉनिटर पे। तो क्या क्या यूज़ हुआ? मेमोरी, ये देखें ये वापस आया तो मेमोरी यूज़ हुई, और आउटपुट डिवाइस यूज़ हुआ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टोरिंग, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा है समझने वाला, एक बार और सुनिएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें ना टोटल हमने यही बताया है कि जो हम मैं आपको इसको एक छोटे से उसमें समराइज़ कर देता हूँ। हमने सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें इतना बताया है कि जो 2 + 2 आपने इनपुट किया, मेमोरी में गया, मेमोरी से वो पहले इसको सीपीयू लेता है, इसको हम फैचिंग बोलते हैं। फैचिंग के बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आता है? डिकोडिंग का, कि ये कंट्रोल यूनिट बैठ के समझता है कि हमने क्या एंटर किया, तो हम उसको समझ जाता है कि 2 + 2 किया है, तो वो इस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कहता है कि इसको प्लस कर दो। जब प्लस हो जाता है, समझने का अमल क्या कहलाता है? डिकोडिंग। और वो जब इसको बताता है कि भाई इसको प्लस कर दो, तो 4 कर दो, 2 प्लस प्लस ये 4 करता है, तो ये जो 4 करने का अमल होता है, ये एग्जीक्यूशन। और फिर इस डाटा को या तो मेमोरी में भेजा जाता है, यानी स्टोर कर लेते हैं, या फिर आउटपुट डिवाइस पे, इसको स्टोरिंग बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया।